ये देखिए, ये है प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल फ्रॉम एल्कीन। एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। ये आपने क्या करा, एक एल्कीन लिया और इसकी हाइड्रोलिसिस करवा दी सिंपल। कोई एसिड नहीं लिया कैटेलिस्ट के तौर पर। अब मालूम है इसमें पाई बॉन्ड है, और आपने पढ़ा है जिसमें पाई बॉन्ड होता है वो न्यूक्लियोफाइल होता है, और इस पे लोन पेयर है, ये भी न्यूक्लियोफाइल। तो बताइए क्या न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियोफाइल पे अटैक करेगा? नहीं। तो ये रिएक्शन नहीं होगा। अगर आप ये रिएक्शन करा दोगे तो गलत हो जाएगा, है ना। मान लो आपने क्या करा, इसका रिएक्शन वाटर पे करवा दिया, तो आपने सोचा एडिशन रिएक्शन होगा क्योंकि पाई बॉन्ड, एक बॉन्ड हटेगा, दो वैलेंसी फ्री हो जाएंगी, एक पर H एक पे OH, ऐसे करा दिया तो ये गलत हो जाएगा। क्योंकि मैंने बताया जिसमें पाई बॉन्ड होते हैं वो कहलाता है न्यूक्लियोफाइल, पढ़ा है जीओसी में आपने। और लोन पेयर है वो भी न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियोफाइल पे तो अटैक करेगा नहीं, वो तो इलेक्ट्रोफाइल पे करता है। तो इसलिए आपको एसिड कैटेलाइज, मतलब यहां पर एक एसिड की एंट्री करानी पड़ेगी बीच में। जैसे मान लीजिए आपके पास एक एल्कीन लिखी है बड़ी सी, असिमेट्रिकल, इसकी हाइड्रोलिसिस करवाओ तो आपको बीच में कैटेलिस्ट लेना पड़ेगा एसिड। ऐसे ले लो, या डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ले लो। जब भी हाइड्रोलिसिस करवाओगे डाइल्यूट एसिड लो, है ना। तो क्या होगा, देखिए आपको मालूम है ये इधर भी जा सकता है बॉन्ड, इधर भी जा सकता है, दोनों प्रोबेबिलिटी है। तो देखेंगे कौन सा रिएक्शन होगा। तो आपको ध्यान आ रहा होगा कि मान लो ये इधर आ गया, ये पेयर उठ के इधर आ गया, तो यहां नेगेटिव चार्ज, यहां पॉजिटिव। दूसरी प्रोबेबिलिटी ये है कि ये उल्टा हो जाए, मतलब ये यहां की बजाय बॉन्ड पेयर इधर आ जाए, तो यहां क्या चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। तो आपको ध्यान आ रहा होगा ये जो एचाइन है ये अटैक कर देता है ना, कैटेलिस्ट पहले। तो एचाइन कहां अटैक करेगा, नेगेटिव पे, ये लो कर दिया। एचाइन कहां अटैक करेगा, नेगेटिव पे, ये लो। अब ये बताओ ये कार्बोकैटाइन बना, ये कैसा है, सेकेंडरी, दो कार्बन से अटैच है, ये एक से अटैच है, ये प्राइमरी है। तो आपको ध्यान होगा ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी आपको पढ़ाया गया है जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कि कार्बोकैटाइन में टर्शरी सबसे ज्यादा होता है। ये ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी है फॉर कार्बोकैटाइन। तो जो कार्बोकैटाइन सेकेंडरी है वो मोर स्टेबल है फर्स्ट डिग्री से। तो ये मोर स्टेबल है, इसका मतलब ये ज्यादा बनेगा, बनेंगे दोनों। ये लेस स्टेबल, लिख लें इसे। आ गया समझ में यहां तक? तो ये ऑर्डर ध्यान रख लीजिए, इंटरमीडिएट बनता है कार्बोकैटाइन तो उसका ऑर्डर ये होता है। अब आपको मैं रिएक्शन भी दिखा देता हूं। तो ये रिएक्शन मान लो आपने इसका रिएक्शन करवा दिया वाटर और प्रेजेंस ले ली एसिडिक मीडियम। तो क्या होगा आपको मालूम है ना कि भाई अगर ये इधर आ जाएगा या इधर आ जाएगा तो दो प्रोबेबिलिटी होगी, दोनों प्रोबेबिलिटी देख लो क्या होंगी। अगर ये वाला बॉन्ड इधर आया मतलब इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन, और या ये उठकर इधर आ गया, फिर पहले अटैक करता है एसिड मतलब एचाइन। तो एचाइन कहां अटैक करेगा, पॉजिटिव नेगेटिव पे। और इस वाले में एचाइन कहां अटैक करेगा, इस पर। तो ये बताओ दो कार्बन से अटैच है, सेकेंडरी है, ये प्राइमरी है, तो इसका मतलब यहां रिएक्शन होगा, यहां प्रोबेबिलिटी कम है, होंगे दोनों।
ये मोर स्टेबल है, ये लेस है। एक ऑप्शन दिया हो तो इस पर टिक लगा देंगे। ठीक है, तो आपने सुना है कि अगर मैंने इसका वाटर पे रिएक्शन कराया तो मार्कोनी ने क्या कहा था, याद करिए। मार्कोनी ने कहा था नेगेटिव पार्ट, अगर मैं इसे ऐसे लिख दूं, नेगेटिव पार्ट उस पर लगेगा जिस पर एच कम है। तो जब यहां बॉन्ड हटता है तो वैलेंसी 2 फ्री हो जाती है, मालूम है एडिशन रिएक्शन का मतलब। तो वो कह रहा है जिस पर एच कम है ना, उस पर नेगेटिव पार्ट लगा दो, इस पर पॉजिटिव लगा दो। ये क्या है, अकॉर्डिंग टू मार्कोनी-कॉफ्स रूल। क्या कहता था, ये नेगेटिव पार्ट उस पर लगाओ जिस पर एच कम है ना, लिख लीजिए। अब आप इसकी मैकेनिज्म देखिए। तो मैकेनिज्म जो अभी मैं बता रहा था आपको, मान लो ये लिखा है वाटर का रिएक्शन करा दिया एसिडिक मीडियम, तो क्या हुआ था आपको मालूम ही है। अगर ये यूं आ जाता है तो सेकेंडरी कार्बोकैटायन बनेगा, सेकेंडरी, ये एचाइन इस पर अटैक कर देगा, ये बन गया कार्बोकैटायन, ये इंटरमीडिएट। और ध्यान रखना, पहले बता चुका हूं SN1 SN2 में कि जब भी कार्बोकैटायन बनेगा तो उसमें रीअरेंजमेंट की प्रोबेबिलिटी रहती है। तो ये बातें हम कुछ लिख लेंगे यहां पर अभी। अब आप हाइड्रोलिसिस कराइए, पहले इसने अटैक करा, अब हाइड्रोलिसिस होगी इसकी। तो आपको मालूम है ये न्यूक्लियोफाइल है, तो ये कहां अटैक करेगा, पॉजिटिव पे, इलेक्ट्रोफाइल वाली जगह। तो ये वाटर इस पर अटैक कर देता है। अब तुम्हें मालूम है ये अनस्टेबल है, अगर अनस्टेबल है तो ये स्टेबल होना चाहेगा। तो देखिए आपने शुरू में कैटेलिस्ट की फॉर्म में इस्तेमाल करा था एसिडिक मीडियम, तो कैटेलिस्ट जो होता है रिएक्शन के लास्ट में निकल जाता है वैसे, तो इसमें से क्या होगा, एचाइन रिलीज कर देगा, ये बाहर निकल गया। तो बचेगा क्या यहां पर, ये बन गया सेकेंडरी एल्कोहल। हो रहा है क्लियर, लिख लीजिएगा। चलिए, तो ये मैकेनिज्म है, आपकी समझ में आ गई होगी। अब आपने इसमें दो चीज समझ ली, एक तो इंटरमीडिएट बनता है कार्बोकैटायन, और कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा होगी रिएक्शन उतनी तेज होगा, ध्यान रख लेना। तो यहां दो तीन बात रख लो नोट करके। पहला तो लिख लो कार्बोकैटायन एज इंटरमीडिएट इज ऑप्टेंड, पहले तो ये ध्यान रखिएगा। दूसरा ये ध्यान रख लो कि ये रिएक्शन जो होता है पहला, ये रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होता है, स्लो स्टेप होता है। जिस रिएक्शन में इंटरमीडिएट बंधे वो आरडीएस होता है, रेट डिटर्मिनिंग। तो रिएक्शन का जो रेट है हाइड्रेशन का, हाइड्रोलिसिस का, रेट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। और कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी हमने बताई थी आपको, ये होती है, मतलब थर्ड डिग्री वाला जो है उसका रेट ऑफ हाइड्रेशन सबसे ज्यादा होगा। तीसरा मैंने बता दिया है जिसमें इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बन जाए कार्बन पे पॉजिटिव, उसमें रीअरेंजमेंट पॉसिबल होता है। तो लिख लो रीअरेंजमेंट अगर कौन सा, हाइड्राइड शिफ्ट, मिथाइल शिफ्ट, फिनाइल शिफ्ट, ये सब संभव है इसके अंदर, कुछ भी हो सकता है। इसे थोड़ा सा ऊपर कर दें, अब आपको दिखाई दे रहा होगा। देखिए अब इसमें आपको 3 क्वेश्चन ये दिए, इसमें आपको मेजर प्रोडक्ट बनाना है कि आपने इसकी सबकी हाइड्रोलिसिस करवा दी,
और आपने एसिडिक मीडियम ले लिया, क्योंकि एसिड कैटेलाइज्ड रिएक्शन है। तीनों रिएक्शन आपने ले लिए, तो आपको बताना है क्या क्या बनेगा, है ना। तो आपको मालूम ही है इसके अंदर मार्कोनी के हिसाब से जिस पर H कम है नेगेटिव पार्ट लगा दो, है ना। ये मालूम ही है, ये यहां आ जाएगा, तो ये जो बनेगा ये सेकंड डिग्री का बन जाएगा, और इधर लगा देते उल्टा कर देता तो ये फर्स्ट डिग्री। तो कार्बोकैटायन कौन ज्यादा स्टेबल होता है, सेकंड वाला, तो ये बन जाएगा। इस पे OH लगा दो, इस पर H लगा, हो गया क्लियर। मार्कोनी के हिसाब से यही होता है। इसमें देखोगे तो इसमें भी वही होने जा रहा है, यहां पॉजिटिव आएगा सेकेंडरी, और इधर मोड़ दो इसे तो ये प्राइमरी, तो सेकेंडरी वाला ज्यादा स्टेबल, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो यहां OH लगा दो, यहां H लगा दो। मार्कोनी ने यही कहा था जिस पर H कम है नेगेटिव लगा दो, इस पर पॉजिटिव लगा दो। अब इसमें देखिए अगर ये यहां आ जाता है तो यहां पॉजिटिव आ जाएगा, ये सेकेंडरी हो जाएगा। लेकिन इसके बगल में आप देखो ये कार्बन जो है ये टर्शरी है, 3 से जुड़ा है, तो इसमें शिफ्टिंग की संभावना है। इन दोनों में शिफ्टिंग की थी नहीं, सेकेंडरी के बाद टर्शरी नहीं था। इसमें देखो सबसे पहले समझो, अगर आप पेपर में क्वेश्चन ये कर जाए, बिल्कुल जैसे चल रहे हो, आपने क्या करा, एक बॉन्ड हटाया, 2 वैलेंसी फ्री हो गई, तो मार्कोनी ने कहा था जिस पर H कम है उस पर नेगेटिव लगा, तो ये गलत हो जाएगा। इसलिए गलत हो जाएगा कि सेकेंडरी जो कार्बन है उसके बगल वाला टर्शरी, ये सेकेंडरी है ना। टर्शरी ज्यादा स्टेबल होता है सेकेंडरी से, तो इसमें क्या होता है, हाइड्राइड शिफ्ट हो जाती है। कैसे होती है वो मैं बताता हूं, पहले लिख लो, ये नहीं बने। तो इसको अगर हम हटा दें तो इसको समझो ये तीसरा वाला ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इधर आ जाइए। देखो ये आपके पास लिखा हुआ है ना, तो ये इधर गया तो इस पे कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव। अब ये सेकेंडरी है लेकिन ये टर्शरी है, तो चाहो तो इसको H को ऐसे टांग लो आप, तो ये वाला H क्या करता है, टर्शरी है ना, ये सेकेंडरी है, तो ये चीज यहां जुड़ना चाहेगी, यहां नहीं, तो ये अपना H है जो वो इसको दे देता है, तो पॉजिटिव चार्ज ये एक्वायर कर देता है, तो यही इसमें रीअरेंजमेंट होता है, तो ये आपके पास ये बन जाएगा। समझ में आ रहा है, जो आपने यहां पर कैटेलिस्ट टकरवाया है वो तो यहां टकर जाएगा, ये बन जाएगा। लेकिन यहां जो सेकेंडरी पे OH लगना था यहां लग के यहां लगेगा, क्योंकि ये टर्शरी है, तो यहां से H इधर आ जाता है, यहां पॉजिटिव चार्ज लगता है। समझ में आ गई बात। तो ये ज्यादा स्टेबल है सेकेंडरी से, इस पे आप OH लगा दीजिए अगले स्टेप में। तो पहले H आइन लगा दिया आपने किनारे वाले पे, OH इस पे लगा दो टर्शरी वाले पे, तो ये ज्यादा स्टेबल वाला बनना चाहिए। तो रीअरेंजमेंट वहां करते हैं अगर सेकेंडरी के बगल वाला कार्बन टर्शरी, तब रीअरेंजमेंट करा जाता है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट केस है। देखिए अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको रेट ऑफ हाइड्रेशन बताना है, किसका वाटर पे तेज रिएक्शन होगा। तो आपको मालूम है हाइड्रेशन के समय आपको कुछ नहीं देखना होता, बस स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन देखना है। ये जिसकी ज्यादा होगी, किसकी ज्यादा होती है, इसकी। तो बताइए जब ये इधर आएगा तो यहां पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये सेकेंडरी। इसमें क्या होगा, इधर ले लो चाहे इधर सिमेट्री, इधर पॉजिटिव या इधर, ये भी सेकेंडरी। इसमें ये इधर आएगा तो ये क्या होगा, टर्शरी। तो टर्शरी ये दोनों है सेकेंडरी, तो टर्शरी तो सबसे ज्यादा होता है, ये सबसे ज्यादा हो गया। अब इन दोनों की अगर हम चर्चा करें तो देखो ये भी एल्कीन है, ये भी एल्कीन है, ये भी सेकेंडरी है, ये भी सेकेंडरी है,
तो कुछ मत करो, इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन चेक कर लो कितने हाइपर कॉन्जुगेटेड बॉन्ड। तो आपको बताया था C डबल बॉन्ड C के बाद जो C होता है मतलब sp2 कार्बन के बगल में, इस पर जो H होते हैं वो हाइपर कॉन्जुगेटेड बॉन्ड होते हैं। जैसे इसमें 3 हाइपर कॉन्जुगेटेड बॉन्ड, तो चेक करिए C डबल बॉन्ड C के बाद तीसरा C देखना है बस, कितने H हैं 2, तो इसमें 2 हाइपर कॉन्जुगेटेड बॉन्ड हैं। और इसको देखिए C डबल बॉन्ड C के बाद C 3 H है, और इधर C डबल बॉन्ड C के बाद फिर C है, इस पे भी 3 है, तो टोटल इसके अंदर 6 हाइपर कॉन्जुगेटेड बॉन्ड। तो बताइए जिसमें ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटेड होती है वो ज्यादा स्टेबल होता है। तो ये अगर मैं इनको नाम दे दूं ABC, तो C तो सबसे ज्यादा स्टेबल है क्योंकि वो टर्शरी है, इसका रेट ऑफ हाइड्रेशन सबसे ज्यादा है। इन दोनों में देखूं सेकेंडरी में, तो जिसमें हाइपर कॉन्जुगेटेड ज्यादा है वो ज्यादा स्टेबल है, तो वो ज्यादा बनेगा। तो ये हो जाएगा B, ऐसे लिखता हूं CB, और लास्ट में आएगा A, क्योंकि इसमें हाइपर कॉन्जुगेटेड कम है तो कम स्टेबल है। कम स्टेबल है मतलब रेट ऑफ हाइड्रेशन इस पर लीस्ट है। समझ में आ गया। तो जब 2 सेम आ जाएं सेकेंडरी सेकेंडरी, तो फिर इनको हाइपर कॉन्जुगेटेड बॉन्ड से चेक कर लो। C डबल बॉन्ड C के बाद वाला C देख लो, उस पर जो H है यही हाइपर कॉन्जुगेटेड बॉन्ड। और फंडा ये लिख लो, स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटेड बॉन्ड। ये फंडा लगा दो बस, लिख लो। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन तीनों में पूछ रहा रेट ऑफ हाइड्रेशन किसका ज्यादा है। तो आपको ये चेक करना है कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन है जब ये यहां जाएगा पॉजिटिव पॉजिटिव और पॉजिटिव। अब आपको चेक करना है कौन सबसे ज्यादा स्टेबल है। तो देखो इसमें तो यहां कुछ नहीं लगा हुआ है, इसमें Br है। तो आपको मालूम है हेलोजन जो होता है वो -I शो करता है, और इसमें मीजोमेरिक से ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट काम करता है। इसमें -M भी काम कर रहा है मीजोमेरिक, और -I भी कर रहा है, मतलब 2 शक्तियां हैं जो इलेक्ट्रॉन खींच रही हैं। तो इलेक्ट्रॉन खींचेंगी तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा, और आपको मालूम है चार्ज जो होता है वो स्टेबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कोई मॉलिक्यूल नहीं चाहता उसके ऊपर चार्ज आ जाए, चार्ज बढ़ेगा तो उसे परेशानी होती है, कम स्टेबल होता है। तो इसमें क्या है, ये इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं 2 आदमी, इलेक्ट्रॉन खींचेंगे पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा, चार्ज बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी इसकी सबसे कम होगी, और स्टेबिलिटी कम होगी तो रेट ऑफ हाइड्रेशन भी सबसे कम होगा इसका। तो अगर इनको नाम ABC दे दें तो C लीस्ट हो जाएगा। अब इन दोनों की बात करते हैं। तो इसमें देखो इसमें भी एक शक्ति खींच रही है -I, क्योंकि -M से ज्यादा इसमें डोमिनेंट होता I हेलोजन के केस में। तो ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो पॉजिटिव चार्ज इसमें भी बढ़ेगा, लेकिन इसमें ज्यादा क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि 2 चीजें खींच रही है इलेक्ट्रॉन, है ना। इसमें मीजोमेरिक इफेक्ट ज्यादा डोमिनेंट होता है, तो इसमें एक ही शक्ति है जो इलेक्ट्रॉन खींच रही है, तो इसमें पॉजिटिव चार्ज इसकी रिस्पेक्ट में क्या होगा, थोड़ा कम होगा। चार्ज कम होगा तो इसकी स्टेबिलिटी इससे ज्यादा होगा, तो ये हो जाएगा इस नंबर। और इसमें तो कोई चीज ही नहीं है जो इलेक्ट्रॉन खींच रही है, ये एज इट इज रहेगा, तो ये सबसे ज्यादा हो गया क्लियर। तो ये देख लिया करो कि इलेक्ट्रॉन जो खींच रहा है उसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, इलेक्ट्रॉन खींचोगे तो बढ़ता जाएगा, स्टेबिलिटी कम होती जाएगी, स्टेबिलिटी कम होगी तो रेट ऑफ हाइड्रेशन भी कम होता जाएगा। क्योंकि आपको बताया था अभी कि जो रेट ऑफ हाइड्रेशन होता है वो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। स्टेबिलिटी चेक करना आनी चाहिए, बस लिख लीजिए। देखिए आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एल्कोहल चैप्टर जो आपने पढ़ा है
इसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है HBO रिएक्शन। HBO की फुल फॉर्म आप जानते हैं, हाइड्रो बोरेशन ऑक्सीडेशन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, इसको ढंग से लिख लें जरा, है ना। कई जगहों पे हाइड्रोबोरोनेशन भी लिख लेती हैं। तो इसमें क्या होता है इसको समझो, बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो इसकी 4 बातें हमें याद रखनी है, फिर रिएक्शन करेंगे। पहला, है ना, इसकी मैकेनिज्म में हमें नहीं जाना है, लेकिन उसका जो कॉन्क्लूजन निकला है उस पर जाएंगे हम। तो इसको हेडिंग डाल लीजिएगा। लिखिए। तो पहला, तो जब ये रिएक्शन होता है तो इसमें एडिशन ऑफ वाटर होता है अकॉर्डिंग टू एंटी-मार्कोनिकॉफ रूल। ये रूल इसमें लगता है, एंटी-मार्कोनी। जो बातें याद रखनी है हमें। दूसरा, इसमें क्या होता है, इसमें सिन एडिशन होता है। वो क्या चीज है वो मैं अभी बता दूंगा आपको। तीसरा, इसमें जो प्रेजेंस होती है वो होती है B2H6 डाइबोरेन, और संग में होता है THF एज ए सॉल्वेंट। देखो आपने पढ़ा है, ये जो आपके पास लिखा है ये होता है फ्यूरान। ऑर्गेनिक में पढ़ा है, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। रिंग के अंदर अगर हर कोने में कार्बन होता है लेकिन और कुछ आ जाए, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, तो ये हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है। अगर इसका मैं हाइड्रोजिनेशन करा दूं, दोनों की जगह हाइड्रोजन लगा दूं, तो ये रह जाएगा, डबल बॉन्ड हट जाएगा। इसी को कहते हैं टेट्रा हाइड्रोफ्यूरान। तो याद रखिए THF ये है। तो एक तो ये लेते हैं शुरू में, और संग में इसके संग लेते हैं H2O2 इन एल्कलाइन मीडियम। तो तीसरी बात हमें ये याद रखनी है कि हमें बीच में प्रेजेंस में क्या लेना है। चौथी बात, इसको हटा देता हूं। तो 3 बातें तो इसमें ये याद रखें, और सबसे इंपॉर्टेंट जो लाइन है वो ये है कि ये वाटर आया कहां से। आपने तो वाटर लिया ही नहीं, कहां से आ गया। तो B2H6 से तो एचाइन आता है, तो एचाइन फ्रॉम B2H6, और जो OH है वो आता है इससे, तो लिख लो OHine फ्रॉम दिस। तो ये 4 बात अगर आपको याद हैं तो आपको HBO रिएक्शन डिटेल में समझा देंगे। लिख लो पहले। देखिए 3-4 एग्जाम्पल लेंगे जिनसे आपको समझ में आ जाएगा। पहला एग्जाम्पल बहुत आसान सा है। मान लीजिए पेपर में आपने ये ले लिया ब्यूट-1ईन, और किसी ने कहा कि इसका HBO रिएक्शन करवा दो। तो HBO रिएक्शन कैसे होता है अभी बताया था। क्या क्या प्रेजेंस चाहिए इसमें, एक तो ये, और दूसरा क्या चाहिए था बेटे, H2O2 इन एल्कलाइन मीडियम। अब करना कुछ नहीं है, इसमें वाटर ऐड करना है अकॉर्डिंग टू एंटी-मार्कोनी। तो बताएं जरा, एंटी-मार्कोनी क्या कह रहे थे, जरा बताएंगे। कि जब एक बॉन्ड हटता है एडिशन रिएक्शन, तो बगल से 2 वैलेंसी फ्री हो जाती है। तो मार्कोनी तो कह रहे थे जिस पर H कम है उस पर नेगेटिव पार्ट जुड़ता है, पर इसमें चीज किससे जुड़ती है, एंटी-मार्कोनी।
जिस पर H कम है उस पे पॉजिटिव पार्ट लग जाएगा, इस पे नेगेटिव। H कहां से आया है? इससे। OH कहां से आया है? इससे। ये बन गया। क्या नाम है इसका? 1 2 3 4। तो ब्यूटेन 1 ऑल। आपको मालूम है ई के सामने वॉवेल आ रहा है तो ई हटा देते हैं, नाम हो गया। मान लो आपने कहा साहब हम नहीं कराएंगे रिएक्शन, हम तो इसकी जगह पर ये लेंगे, एक थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया। H की जगह आपने ड्यूटीरियम ले लिया है, जहां आपको H दिखाई दे रहा है वहां D लिख दिया। तो बताओ आंसर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो आप कहेंगे पहले तो एक बॉन्ड हटा, 2 वैलेंसी बगल से फ्री हो गई। अब बताओ इसमें H आइन कहां से आता है? इससे। तो B2H6 से तो H आ गया। इससे क्या आता था? OH। तो यहां पर OH था तो OH आ रहा था, पर अब तो OD है, तो अब यहां H की जगह बस D आ जाएगा, इतना सा चेंजेस आएगा। मान लो आपने इसमें एक परिवर्तन और कर दिया, यहां भी H की जगह आपने D ले लिया, लेकिन यहां पर आपने वही लिया H2O2, यही लिया। तो इससे क्या आता है? OH, तो OH लगा दो। लेकिन यहां से क्या आ रहा था? H, लेकिन अब तो इसकी जगह D आ गया, तो आप D लगा दो। कोई ज्यादा दिमाग नहीं लग रहा है इसके अंदर, बस ये ध्यान रख लो कौन कहां से आता है। OH आता है इससे, तो यहां OH है तो OH लगाओ, OD है तो OD लगाओ। H आता है B2H6 से, तो यहां H है तो H लगाओ, लेकिन यहां पर D आ गया है तो D लगा दो। और मान लो इसी में मैं एक और कर दूं कि मान लो यहां भी D कर दूं और यहां भी D कर दूं, तो बताओ यहां से H आता था, अब D, तो ये बन जाएगा, इससे OD आ जाएगा। हो गया क्लियर? मान लो मैं दूसरा एग्जाम्पल लेता हूं, देखिए दूसरा एग्जाम्पल मैंने ये ले लिया, मान लो साइक्लिक कंपाउंड ले लिया, है ना, ऐसे ले, और किसी ने कहा साहब इसका कराइए, ये लीजिए, इसका कराओ HBO रिएक्शन। तो पहले कराओ B2H6 टेट्राहाइड्रोफ्यूरान और दूसरा ले लो ये। अब आपको मालूम है हर कॉर्नर पे क्या होता है? कार्बन होता है। इस कार्बन के संग 3 बॉन्ड हैं, होने कितने चाहिए थे? 4। कार्बन टेट्रावेलेंट होता है। तो आगे लिखने की कोई जरूरत नहीं, इधर आ जाओ। अब बताओ इसमें कौन सा रूल लगेगा? एंटी मार्कोनी, है ना। बॉन्ड हटेगा, 2 वैलेंसी फ्री हो जाएंगी। तो आप ये बताइए 2 वैलेंसी जो फ्री हुई हैं दोनों पे कार्बन पे H सेम है, तो कहीं भी H लगा दो, इसमें से कहीं भी OH लगा दो, ये लगा दो आप। लेकिन ये रिएक्शन कौन सा होता है? सिन या सिस। तो इसमें आप देखोगे ये दोनों के दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे, तो आप इसको वेज फॉर्म में लिख दो ऐसे। इसका मतलब क्या होता है? अब ये भी ऊपर होगा तो ये भी ऊपर होगा। या आप बोले हम नहीं लिख रहे साहब, तो आप दोनों को नीचे बना दो, मतलब होंगे एक ही साइड में। सिन एडिशन का मतलब ये होता है कि दोनों या तो अबव हैं या ऐसे बना दो। इसका मतलब क्या होता है? बैक साइड, दोनों नीचे की साइड में। तो या तो दोनों नीचे होंगे या दोनों ऊपर होंगे, सिन मीन्स ये। अगर आपको ये आंसर दे दिया जाए तो गलत हो जाएगा कि ये तो ऊपर है कोई भी और ये नीचे, है ना, तो ये गलत हो जाएगा, है ना। सिन फॉर्म का मतलब है एक ही डायरेक्शन में, वेज का मतलब है दोनों ऊपर है या डाउनवर्ड है, डैश का मतलब ऐसा नहीं होगा एक ऊपर है एक नीचे, फिर वो एंटी हो जाएगा, सिन नहीं रहेगा।
तो इसमें हमने एक पॉइंट लिखवाया था, इसमें सिन फॉर्म बनती है ना। और इसकी जगह पर आप समझ ही गए हो, अगर मैं यहां पर ये कर दूं, इसकी जगह डी ले आओ, तो क्या चेंज आएगा, है ना। तो अगर मान लो ये आपने कर दिया तो ये बन गए, अगर ये कर देता तो क्या बनता बताओ इसकी जगह। इससे क्या आता है, एच, एच आ गया। इससे क्या आता है, ओ एच, लेकिन यहां एच तो है नहीं, डी आ गया है, तो यहां आ जाएगा ओ डी। लेकिन ध्यान रखना दोनों वेज होने चाहिए या दोनों डैश होने चाहिए, सिन का मतलब। हो गया क्लियर। लेकिन इसमें एक और सुपीरियर एग्जाम्पल लेते हैं, पहले इसको लिख लो। मान लीजिए ये भी नहीं हो, मान लो, और आ जाइए, तो क्या करेंगे आप। मान लीजिए इसमें ऐसा हो जाए, है ना, और यहां पर आपने मान लो ये बना दिया, और इसके ऊपर आपने ये बना दिया, ऐसे लिखा हुआ है, और आपसे किसी ने कहा इसका आप रिएक्शन कराइए इस पर, HBO रिएक्शन, ये देखते ही समझ जाना HBO है, कराइए। तो बताइए इसका काम क्या है, एडिशन ऑफ वाटर, डबल बॉन्ड यहां भी है यहां भी है, तो बताइए ये डबल बॉन्ड हटेगा या ये वाला। तो आपको पहले जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री GOC में हमने बताया है कि जहां पर हिंड्रेंस कम होती है, रुकावट कम होती है, वो बॉन्ड ब्रेक करता है। तो बताइए ये तो रिंग के अंदर है, इसमें स्टीरिक हिंड्रेंस ज्यादा है, रुकावट ज्यादा, ये बंधा हुआ है, लेकिन ये वाला तो फ्री है, तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेगा, ये वाला नहीं करेगा। तो यहां से आप एंटी मार्कोनी करा दीजिए, तो बताइए क्या बनेगा। समझ गए, इसमें स्टीरिक हिंड्रेंस ज्यादा है, ये रिंग के अंदर है, रुकावट ज्यादा है, इससे रिएक्शन नहीं होगा। अब बताओ इससे क्या आता है, एचाइन, इससे क्या आएगा, OH, लग गया। यहां पर आपने एक इक्विवेलेंट लिया है, मतलब रिएक्शन एक बार हुआ है। अगर आपने दो इक्विवेलेंट ले लिया होता, मतलब दो बार कराया होता, तो ये भी टूट जाएगा, तो रिएक्शन ये दिखाई देगा। मतलब एक बार कराओगे वन इक्विवेलेंट तो यहां से होगा जहां पर लेस स्टीरिक हिंड्रेंस है, लेस स्टीरिक हिंड्रेंस है। यहां क्या है, मोर स्टीरिक हिंड्रेंस है, क्योंकि ये रिंग के अंदर है। लेकिन अगर दो इक्विवेलेंट लिए, दो बार रिएक्शन हुआ, तो दोनों तरफ से होगा। यहां भी ऐसे बॉन्ड खोल दीजिए, समझ गए। अब इस पर आ जाइए, इस पर क्या हो जाएगा आप समझ गए हो, इधर 1 2 3, इधर भी क्या हो जाएगा 1 2, इधर 2 कार्बन है, इधर 3 है ना। तो ये जो रिंग है, देखो इधर की तरफ चलोगे 1 2 3, और इधर से चलो तो 1 2, तो इधर 3 कार्बन है, तो ये इसे पुल इस तरफ करेगा, यहां नेगेटिव यहां पॉजिटिव, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। तो बताइए H और OH किस पे जुड़ेंगे, जब दोनों पे H सेम हो, यहां भी CH यहां भी CH, तो ऐसे देख लिया करो, है ना। तो नेगेटिव वाले पे क्या लग जाएगा, पॉजिटिव, इस पर ये लग जाएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो मुझे लगता है आपको HBO रिएक्शन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, है ना। लिख लीजिएगा, अगर आपको ये अच्छा लगे HBO, तो आप इसको जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक करिएगा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्कोहल। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारे रिएक्शन आएंगे, बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आएंगे। तो देखिए हेडिंग डाल दीजिएगा केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्कोहल। इसमें आप क्या देखोगे, पहला लिख लो रिएक्शन ड्यू टू,
क्लीवेज ऑफ, ये लिखा है ROH एल्कोहल, तो O और H के बीच में से ये ब्रेक कर जाएगा। तो जो एल्कोहल है आप हमसे देखो ROH, तो इसमें O ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है कार्बन से और H से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है O। तो इसमें दो तरफ से पोलैरिटी दिखाई दे रही है, कार्बन और O में और इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आ रहा है। तो यहां से भी चीज टूट सकती है, यहां से भी टूट सकती है। अगर चीज ने यहां से ब्रेक कर दिया तो H आयन बाहर निकल जाएगा, इसको कहते हैं एसिडिक करेक्टर। और अगर एल्कोहल में ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है जो कार्बन और ऑक्सीजन, इसकी वजह से यहां ब्रेक कर दिया, तो आप देखोगे ये हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा बेसिक नेचर। तो एल्कोहल जो है वो एसिडिक नेचर भी शो करता है और बेसिक नेचर भी शो करता है। तो पहले हम पढ़ने जा रहे हैं एसिडिक करेक्टर, मतलब चीज यहां से ब्रेक कर रही है। तो यही हेडिंग हमने डाल दी है कि रिएक्शन ड्यू टू क्लीवेज ऑफ ROH में O और H के बीच में ब्रेक कर रहा है, लिख लो। दूसरा आप पढ़ेंगे रिएक्शन ड्यू टू क्लीवेज ऑफ, इसमें चीज कहां से ब्रेक करेगी, यहां से कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में। एल्काइल में कार्बन होता आपको मालूम है, तो ये वाला जो है ये कहलाएगा एसिडिक नेचर, और OH बाहर निकल जाए तो ये कहलाएगा बेसिक नेचर। तो एक एक करके हम चर्चा करेंगे। तो पहले हम बात कर रहे हैं इसकी, तो हेडिंग डाल दीजिए रिएक्शन ड्यू टू क्लीवेज ऑफ ROH। यहां से क्लीवेज हो रहा है, चीज टूट रही है, मतलब एसिडिक करेक्टर। यहां से शुरुआत करेंगे, हेडिंग डाल दीजिए। लिख लिए, चलिए। अब आपको ये देखना है, सबसे पहले देखो, जैसे ये आपके पास एक प्राइमरी एल्कोहल है, एल्कोहल इस कार्बन से अटैच है, ये कार्बन डायरेक्टली एक कार्बन से अटैच है, इसे बोलते हैं प्राइमरी। ये लिखा है सेकेंडरी एल्कोहल, एल्कोहल इससे अटैच है, ये सेकेंडरी कार्बन। फिर लिखा है टर्शरी। अब आपको बताना है इन तीनों में से सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है, तो आपको मालूम है, आप इसको ब्रेक कर दीजिए। एसिड वो होता है जो H आयन लूज कर देता है, तो इसने H आयन लूज कर दिया, इसने भी H आयन लूज कर दी, और इसने भी कर दी। अब आप इन तीनों में से बताइए, जिस रिएक्शन में ये जो बना है तुम्हारे पास में, ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, सबसे तेज रिएक्शन वही होगा, कहने का मतलब सबसे ज्यादा एसिडिक ही वो होगा। तो आपको ध्यान है, आपको जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ाया गया है कि ये एल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन देता है प्लस आई। इसमें क्या होगा, दो दो तरफ से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, जितने एल्काइल उतनी सप्लाई चल रही है। तो बताओ, इस O माइनस को तीन तीन दिशाओं से इलेक्ट्रॉन दिए जा रहे हैं, नेगेटिव चीज दी जा रही है नेगेटिव आदमी, तो नेगेटिव चार्ज बहुत बढ़ जाएगा। चार्ज बढ़ जाता है तो चीज की स्टेबिलिटी कम हो जाती है, तो ये अनस्टेबल होगा।
फंडा याद रख लें, जितना चार्ज बढ़ेगा, है ना, कौन सा चार्ज है, ये प्लस आई, इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना। चार्ज दोगे नेगेटिव आदमी को, नेगेटिव चीज देते जाओ तो चार्ज बढ़ता जाएगा, और चार्ज बढ़ता है तो स्टेबिलिटी कम हो जाती है। तो ये जो है वो एसिडिक करेक्टर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसमें 3 तरफ से प्लस आई, इसमें 2 तरफ से, इसमें 1 तरफ से। सबसे ज्यादा प्लस आई इसमें, तो सबसे कम एसिडिक यही होगा। तो आंसर हो गया प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी में ये सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, ऑर्डर ऑफ एसिडिक करेक्टर। फंडा क्या लग रहा है, ये वाला बोल लो या ये बोल लो, चार्ज स्टेबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इन तीनों में स्टेबिलिटी जो है वो सबसे ज्यादा इसकी होगी, क्योंकि इस O माइनस को एक ही तरफ से इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, इसमें 2 तरफ से, इसमें 3 तरफ से। तो सबसे ज्यादा इसमें इलेक्ट्रॉन दिए जाएंगे, नेगेटिव को नेगेटिव दिया जाएगा, तो चार्ज सबसे ज्यादा इसका होगा, मतलब सबसे कम स्टेबिल ही होगा। तो जितना स्टेबिल कम होगा उतना एसिडिक कम होगा। ठीक है, क्योंकि कोई भी रिएक्शन हो, हर रिएक्शन ये चाहता है जो प्रोडक्ट बने वो ज्यादा से ज्यादा स्टेबल हो, तभी रिएक्शन तेज होता है। तो सबसे तेज रिएक्शन ये वाला हो। तो मुझे लगता है ये क्लियर हो गया है, इसे लिख लो, फिर इसके आगे चर्चा करते हैं। अब देखिए इसके आगे अगर हम बात करें तो कुछ बातें ध्यान रखिए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, कई बार पेपर में पूछी जाती है। देखो, वाटर की अगर बात करें तो इसका एसिडिक करेक्टर सारी एल्कोहल से ज्यादा होता है। फिर आता है एल्काइन, है ना, एल्काइन ले लीजिए, ये ऑर्डर ऑफ एसिडिक करेक्टर, मतलब एल्कोहल कम एसिडिक होती है वाटर से। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, वो है मिथनॉल। मिथनॉल वाटर से भी ज्यादा एसिडिक होती है। बाकी मैं और बात नहीं कर रहा, नहीं तो इससे ज्यादा होती है फिनॉल। और फिनॉल से ज्यादा कौन होता है, सारे एसिड, है ना, जो एसिड होते हैं वो सब फिनॉल से भी ज्यादा एसिडिक होते हैं। तो ये है ऑर्डर ऑफ एसिडिक करेक्टर। इसमें ये विशेष रूप से ध्यान रखना कि वैसे सारी एल्कोहल कम एसिडिक होती हैं वाटर से, मिथनॉल को छोड़। ये बड़ा पूछा जाता है पेपर में। अगर मैं केवल तुमसे ये पूछ लूं कि मिथनॉल में, है ना, इथनॉल में और एल्काइन में, तो ऑर्डर ये हो जाएगा। अगर मैं ये पूछ लूं आपसे मिथनॉल में, वाटर में, इथनॉल में और एल्काइन, तो सीक्वेंस ये हो जाएगा, मतलब वाटर से हमेशा पहले आएगा एल्कोहल, मिथनॉल है। बाकी सारी एल्कोहल जितनी भी हैं वो सब वाटर से कम एसिडिक होती है। तो ये पेपर में कई दफा पूछा गया ये क्वेश्चन, इसके लिख लिए। चलिए अब हम हेडिंग डालने जा रहे हैं, लिख लो, रिएक्शन विद एक्टिव मेटल। अगर आपको ध्यान आ रहा हो, आपने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ी हो, तो एक्टिव मेटल में कौन आता है, सोडियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, इस टाइप की चीज। तो आपने इसका रिएक्शन करवा दिया साहब, एक्टिव मेटल पे रिएक्शन करा दिया, जैसे ये एल्कोहल लिया आपने और इसका रिएक्शन करवा दिया आपने सोडियम। तो आपने सुना होगा इसमें एसिडिक हाइड्रोजन है। एसिडिक हाइड्रोजन वो होती है जब हाइड्रोजन अटैच विद इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो जो सारे मेटल होती हैं वो एसिडिक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देती हैं।
ठीक है ना। तो एसिडिक हाइड्रोजन क्या होती है, कोई पूछ ले तो लिख लो हाइड्रोजन अटैच विद नॉन मेटल इज कॉल्ड एसिडिक हाइड्रोजन। और मेटल के संग किसी का भी रिएक्शन कराओ, अगर उसमें एसिडिक हाइड्रोजन है तो ये इसे रिप्लेस कर दे, है ना। एक रिएक्शन और देखें, जैसे मान लो ये मिथनॉल है, आपने इसका रिएक्शन सोडियम पे करा दिया, तो इसमें एसिडिक हाइड्रोजन है ना, H बाहर निकल जाता है, पढ़ा आपने, तो क्या बन जाएगा, इसका नाम है सोडियम मिथॉक्साइड। लिख, अब मान लो यही रिएक्शन द्वारा से देखा आपने, आपने क्या करा, इसका रिएक्शन करवा दिया, मान लो इथेनॉल, जिंक पे करवा दिए या मैग्नीशियम पे करवा दिए, तो आपको मालूम है इसकी वैलेंसी 2 होती है, तो आपको ये 2 लेने पड़ेंगे, दोनों H रिप्लेस हो जाएंगे और उसकी जगह लग जाएगा ये। आ रहा समझ, तो ये ध्यान रख लो एसिडिक हाइड्रोजन क्या होता है, क्योंकि मेटल एसिडिक हाइड्रोजन को ही रिप्लेस करते हैं अपने से। अगर हाइड्रोजन नॉन मेटल से जुड़ जाए तो लिख लो हाइड्रोजन एटम अटैच्ड विद नॉन मेटल, जैसे हेलोजन है, सल्फर है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, इस टाइप की चीज से जुड़ जाए, तो H कभी भी इनसे जुड़ जाएगा तो उसे बोलते हैं एसिडिक हाइड्रोजन, एसिडिक हाइड्रोजन। ठीक है, तो अगला रिएक्शन लिखने, रिएक्शन विद सोडामाइड, सोडामाइड कहते हैं NaNH2। तो आपने मान लो इससे रिएक्शन करवा दिया किसी भी एल्कोहल का, तो इसमें भी आपको मालूम है क्या है, इसके अंदर मेटल है और इसमें एसिडिक हाइड्रोजन है, तो मेटल इसको रिप्लेस कर देगा और ये जो H निकला है वो इसके संग बाहर निकल जाएगा एज अमोनिया। आ रहा समझ में, जैसे मान लो एक रिएक्शन लेता हूं, इसका रिएक्शन सोडामाइड पे करवा दिया, तो ये मेटल इस एसिडिक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा, तो इसका नाम हो जाएगा सोडियम इथॉक्साइड। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है बेटे, ये बहुत आसान होती है, अगर इसको ढंग से समझे तो आपको रात को 2 बजे भी कोई उठा देगा ना, सुनाओ साहब रिएक्शन, तुरंत बता दोगे आप। इसमें इंटरेस्ट लेके पढ़ो, रटो मत इसे। ठीक है, अमोनिया इवॉल्व होती है इसके अंदर, बस मेन चीज यही समझनी है कि एसिडिक हाइड्रोजन क्या होता है, उसके सामने मेटल ना आ जाए गलती से, नहीं उसे रिप्लेस कर दे। लिख लीजिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है नेक्स्ट रिएक्शन जिसका नाम है ईस्टरीफिकेशन, कई लोग इसे एस्टरीफिकेशन भी कह देते हैं। इसका मतलब होता है ईस्टर का बनना, फॉर्मेशन ऑफ एन ईस्टर। ईस्टर ग्रुप तो हमने पढ़ा है, ऐसे डेरिवेटिव होता है, ये 2 R के बीच में COO आ जाए उसे ईस्टर कहते हैं। इसका IUPAC में भी पढ़ा है आपने, क्या होता है, एल्काइल एल्केनॉइड।
अब इसमें क्या करेंगे आप, जैसे आपने एक एसिड ले लिया और इसका रिएक्शन आपने किसी एल्कोहल पे करवा दिया, रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, क्योंकि वाटर बाहर निकलता है, इसलिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट लेना पड़ेगा, कंसंट्रेटेड एस्टोसल्फाइड, वाटर निकल जाएगा। अब देखो वाटर निकलने की संभावना ये है कि यहां से OH निकल जाए, यहां से H, या यहां से OH निकल जाए, यहां से H, बनना तो ईस्टर, कोई ईस्टर बन गया along with वाटर। तो वाटर इधर से H, इधर से OH, या यहां से OH, यहां से H। लेकिन जब इन्होंने एक्सपेरिमेंट करा तो क्या देखा, कि मान लीजिए आपने इसे लिया और इसके ऊपर आपने ये जो O लिया है या ये वाला O लिया है, ये क्या करा है, ऑक्सीजन का आइसोटोप ले लिया है ना, O18, जैसे O16 होता है, O18 होता है, ये ले लिया। तो उन्होंने जब एक्सपेरिमेंट करके देखा तो क्या हुआ, यहां से OH निकल रहा था और यहां से H। ये क्वेश्चन जेई में भी पूछा गया है। उसमें क्या कहा, इसने 4 ऑप्शन दे दिए हमें। अब देखिए वाटर निकला तो ये वाला OR तो इसके संग अटैच है, ये वाला। तो इन्होंने जब पेपर में क्वेश्चन ये वाला दिया था तो उसके ऑप्शन ऐसे दे दिए, ये ऑप्शन बना दिए, ये ऑप्शन बना दिया। एक बार क्या करा, इस पे O18 लिख दिया, एक बार इन्होंने इस पर 18 लिख दिया, एक बार इन्होंने कुछ नहीं लिखा। तो आंसर ये सही होगा, क्योंकि इसमें से एल्कोहल में से H निकलता है, इसमें से OH, जो इन्होंने मैकेनिज्म में भी बताएंगे आपको आगे चल के, है ना, जो एक्सपेरिमेंट करा तो ये देखा। तो ये ध्यान रखें, जो वाटर निकलता है उसमें से OH इसमें से और एल्कोहल में से H। तो एल्कोहल में से H निकल रहा है तो ये एल्कोहल के एसिडिक कैरेक्टर को बता रहा है रिएक्शन, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये आंसर सही है, ये दोनों गलत। आ रहा है समझ में? अब नेक्स्ट रिएक्शन देखिए। अब रिएक्शन है नेक्स्ट, रिएक्शन विद एल्कली। कैसा, एक्वस, जैसे आपने सुना हो एक्वस KOH, एक्वस NaOH, इस टाइप की चीज। इसका रिएक्शन आप एल्कोहल पे करवाएं। तो मान लीजिए आपने ये एक एल्कोहल ले लिया और इसका रिएक्शन आपने, ये स्ट्रॉन्ग एल्कली होता है, इस पर रिएक्शन करा दिया। तो आप जानते हो ये जो एल्कोहल है ये वीक एसिड की तरह बिहेव करता है और ये है स्ट्रॉन्ग, तो ये रिएक्शन नहीं होगा। ये ना हो रिएक्शन करा जाओ आप समझ के। लेकिन आपको मालूम है जो मीथेनॉल होता है वो इससे स्ट्रॉन्ग होता है, तो वो NaOH से या KOH से रिएक्शन कर जाएगा, स्ट्रॉन्ग से रिएक्शन कर जाएगा। तो क्या होगा वो आपको मालूम ही। अभी मैंने बताया था इसके अंदर O किससे अटैच है, नॉन मेटिल O से, तो एसिडिक हाइड्रोजन। तो मेटिल जो है एसिडिक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है, Na लग जाएगा, H निकल जाएगा, तो ये सोडियम मिथॉक्साइड बन जाएगा संग में वाटर। तो ये रिएक्शन क्यों नहीं दे रहा है, क्योंकि ये वीक है, ये स्ट्रॉन्ग है। केवल मिथनॉल रिएक्शन देता है एक्वस एल्कलीकेशन, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग होता है। बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है।